हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट.com में। तो आज हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो कवर किया था, ठीक है। और पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म। उसके बाद मनोवैज्ञानिक गुणों के 5 क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, वैल्यू यानी मूल्य, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन का जो विधि होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रमुख विधि है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट, आत्म प्रतिवेदन यानी सेल्फ रिपोर्ट, व्यक्तित्व अध्ययन यानी केस स्टडी, परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश यानी ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है इसके द्वारा जो बुद्धि की जो परिभाषा दी गई थी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और अल्फ्रेड बिने का जो रिसर्च वर्क है यानी शोध जो कार्य है इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो आपका पार्ट 2 वीडियो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितना भी आपका सिद्धांत दिया गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो। तो यहां आपको बताया जा रहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने यानी साइकोलॉजिस्ट यानी मनोविज्ञान का जो अध्ययन करते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अंतर्गत यानी बुद्धि के अंतर्गत अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यानी बुद्धि के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत दिए, बहुत सारे सिद्धांतों को अप्लाइड किए, प्रस्तावित किए। और इन सिद्धांतों को साधारण तौर पर यानी जनरली जो बांटा जाता है साधारण तौर पर मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम अथवा सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 संवर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। यानी मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अंतर्गत यानी बुद्धि के अनेक सिद्धांत प्रतिपादन किए। जितने भी सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला जो कैटेगरी है मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम, दूसरा जो कैटेगरी है सूचना प्रक्रमण उपागम यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, पहला जो ये जो है कैटेगरी है वो है सूचना प्रक्रमण उपागम यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें बौद्धिक विचार और समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। यानी सूचना प्रक्रमण उपागम में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में व्यक्ति बौद्धिक विचार और समस्या समाधान में जितने भी प्रक्रिया का यूज करता है, जितने भी प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है, वो सारे का अध्ययन किसमें किया जाता है, वर्णन किसमें किया जाता है, सूचना प्रक्रमण उपागम में किया जाता है। और इस उपागम में एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की जाने वाले कामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति यानी जो खूब एक चालाक होता है या फिर जिसके अंतर्गत इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, उनके द्वारा जितने भी क्रिया किए जाते हैं, जितने भी काम किए जाते हैं, उस पर फोकस डाला जाता है यानी ध्यान केंद्रित किया जाता है। किसके अंतर्गत? सूचना प्रक्रमण उपागम यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंतर्गत, ठीक है। पहला कैटेगरी हमारा हो गया। अब बढ़ेंगे दूसरा कैटेगरी। दूसरा जो कैटेगरी है वो है मनोमितिक उपागम यानी साइकोमेट्रिक अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच इस उपागम में बुद्धि को योग्यताओं यानी क्वालिफिकेशंस का एक समूह यानी समुच्चय गुच्छा यानी समूह का मतलब क्या होता है, एक से अधिक गुण रहता है उसमें क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। यानी बुद्धि को जो कहा है इसमें बुद्धि को योग्यताओं का एक समूह माना जाता है, ठीक है। किसके अंतर्गत? मनोमितिक उपागम के अंतर्गत। यानी बुद्धि कोई अलग चीज नहीं है, बुद्धि के अंतर्गत बहुत सारे योग्यताएं आते हैं। यानी योग्यता का समूह को, ग्रुप को क्या कहा गया है? बुद्धि कहा गया है। किसके अंतर्गत? मनोमितिक उपागम यानी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंतर्गत, ठीक है। यह व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सफल कामों को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं, संज्ञानात्मक योग्यता जैसे एग्जाम्पल है निर्णय लेने की योग्यता यानी फैसला, जो भी फैसला होता है उसको लेने की क्षमता, योग्यता, ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली सफल कामों को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं की एक सूचकांक यानी इंडेक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी मनोमितिक उपागम के अंतर्गत, ठीक है। तो आपका ये दूसरा कैटेगरी था मनोमितिक उपागम, सूचना प्रक्रमण उपागम यानी सिद्धांत को जो बांटा गया है संवर्गों में। आगे हम पढ़ेंगे एक कारक सिद्धांत, ठीक है। काफी यूनिक सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल है। यानी एक कारक सिद्धांत यानी 1 फैक्टर थ्योरी। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक कारक सिद्धांत को परिभाषित करें या फिर एक कारक सिद्धांत या सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, 1 फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो बुद्धि का यह सिद्धांत बहुत ही आसान है, बहुत ही जनरल है, बहुत ही आसान है, इजी है। क्योंकि इस सिद्धांत का उद्भव कम बुद्धिमान तथा ज्यादा बुद्धिमान यानी कम बुद्धिमान ज्यादा और ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने की कोशिशों के अंतर्गत की गई है। यानी एक कारक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी उत्पत्ति इस तर्ज पर की गई है कि कम बुद्धिमान और ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों में क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, उन्हीं को पहचानने में जो कोशिश की गई, इसी के अंतर्गत एक कारक सिद्धांत यानी 1 फैक्टर थ्योरी की उत्पत्ति हुई है। यानी एक कारक सिद्धांत अपना वजूद में आया है, ठीक है। तो बीने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना है, ठीक है। बीने साहब यानी अल्फ्रेड बीने जो है बुद्धि को क्या माना है? योग्यताओं का एक समूह यानी योग्यताओं का एक ग्रुप माना है, जिसका उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित यानी जिसका इस्तेमाल यानी जो ये समुच्चय है इसका इस्तेमाल पर्यावरण में स्थित किसी एक या सभी समस्याओं को हल
करने के लिए किया जा सकता है। यानी ये जो है बुद्धि किसका समुच्चय है, योग्यताओं का समुच्चय है, और इसका उपयोग इसका इस्तेमाल व्यक्ति पर्यावरण में उपस्थित किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कर सकता है। ठीक है, तो ये है एक कारक सिद्धांत, यानी वन फैक्टर थ्योरी। काफी सिंपल है ये वन फैक्टर थ्योरी, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी। आपका वन फैक्टर थ्योरी सिंपल है, ये भी इसी तरह ही सिंपल थ्योरी है, यानी सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। यह सिद्धांत 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब यह सिद्धांत कौन प्रस्तावित किया, यह नाम आपको याद रखना, ऑब्जेक्ट के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन किया था, या फिर इनको प्रस्तावित कौन किया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से बन जाता है कि यह सिद्धांत जो है 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित है। कौन सा विधि, ये जो सिद्धांत है टू फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी कारक विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित था। उन्होंने यह दर्शाया कि बुद्धि के अंतर्गत एक सामान्य कारक यानी सकारक, सामान्य का मतलब होता है सा यानी जनरल फैक्टर, जी फैक्टर जिसको कहते हैं, तथा कुछ विशिष्ट कारक यानी क्या कहते हैं इसको स्पेसिफिक फैक्टर, क्या कहते हैं एस फैक्टर, या फिर स्पेसिफिक फैक्टर शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं एस फैक्टर कहते होते हैं। तो चलिए देखते हैं सामान्य कारक यानी जो होता है जनरल फैक्टर क्या होता है। देखिए यहाँ द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत आपका क्या क्या आया, सामान्य कारक यानी जी फैक्टर, जनरल फैक्टर, उसके बाद विशिष्ट कारक, उसके बाद आया सांख्यिकी विधि। ये तीन वर्ड आया, तीन वर्ड काफी यूनिक है आपका द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत। चलिए तीनों वर्ड को एक एक करके समझते हैं। देखिए सामान्य कारक यानी सा कारक जिसको कहते हैं, या फिर जनरल में जो शॉर्ट में जिसको जी फैक्टर कहते हैं, तो इसके अंतर्गत वह सारी मानसिक क्रियाएं आती है, यानी मेंटलिटी वर्क आती है जो प्राथमिक हो यानी मूल हो, प्राथमिक हो, तथा जिनका प्रभाव सभी तरह के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है, यानी जिनका असर, जिनका प्रभाव, जिनका इफेक्ट हर तरह के काम पर पड़ता है। यानी जितने भी आप वर्क करेंगे, जितना भी आप डेली लाइफ में वर्क करेंगे, काम पड़ेंगे, सब पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो हो गया आपका एक तरह से मानसिक क्रिया। किसके अंतर्गत आएगा, जी फैक्टर यानी सामान्य कारक में आएगा, यानी सा कारक में आएगा। ठीक है, ये सभी व्यक्ति में पाया जाता है, जनरल सी बात है, जो भी काम करते हैं ये सभी व्यक्ति में पाया जाए। जैसे कि संकोच, उसके बाद स्मृति या फिर बुद्धि या फिर विचार, यानी स्मृति का मतलब होता है याद करने, किसी चीज को याद रखने की सलाहियत होती है, या फिर कोई किसी के आदमी के अंदर थोड़ा बहुत बुद्धि भी होता है, ये नहीं कि ऐसा कोई जीरो के लेवल में होता है, ऐसा थोड़ा ना। या फिर संकोच होता है, या फिर विचार होता है। ये सब क्या है, मतलब जो क्या है सामान्य मतलब मानसिक क्रिया है। और सामान्य मानसिक क्रिया जो आती है प्राथमिक जो है क्या है, जो प्राथमिक हो, जिनका प्रभाव सभी कार्य पर पड़ता है, ये सब का प्रभाव जो है सभी कार्य पर पड़ता है। तो इसको किस में रखा गया, सामान्य कारक में रखा गया। आगे हमको पढ़ना है विशिष्ट कारक यानी वी कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर। तो प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता होती है, विशिष्ट मतलब होता है खास। ठीक है, जिस कारण वह अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सही बात है, किसी न किसी व्यक्ति में कोई ऐसा गुण होता है, हर एक व्यक्ति में, जो वह गुण के कारण अपने क्षेत्र में फेमस हो जाते हैं, यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल की में बताया जा रहा है कि जैसे एक गायक के अंदर, यानी गायक जो सिंगर होते हैं, गायक के अंदर गान एक ऐसी विशिष्ट कारक है जो उसे श्रेष्ठ बनाता है, यानी हर एक व्यक्ति से उनको क्या बनाता था, श्रेष्ठ यानी अच्छा बना देता है। तो गायक जो है यहाँ क्या कहलाएंगे, यानी गायक के अंदर का जो गान है, गान यहाँ क्या हो जाएगा, विशिष्ट कारक यानी एस फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सांख्यिकी वर्ड आया था, सांख्यिकी विधि। तो इसमें क्या होता है कि सांख्यिकी विधि में आंकड़ों यानी डेटा, आंकड़ा का मतलब क्या होता है, डेटा, जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, आंकड़ों का संग्रहण यानी कलेक्शन, यानी जो कलेक्ट करने की विधि होती है, जमा करने की विधि होती है, उसको कहते हैं संग्रहण। ठीक है, तो सांख्यिकी विधि में आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, अलग अलग कैटेगरी में बांटना, अलग अलग वर्ग में बांटना, क्या कहलाता है, वर्गीकरण, संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन तथा उनके गुणों का आकलन किया जाता है किसमें, सांख्यिकी विधि में। ठीक है, तो यह आपका था टू फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत। इसके साथ साथ आपको जी फैक्टर, एस फैक्टर और सांख्यिकी विधि, यानी इसको तीनों को याद रखना। ठीक है, तो आपका द्विकारक सिद्धांत कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, आपका आगे बताया जा रहा है कि जैसे कि सांख्यिकी विधि की में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे गांव के लोगों के बारे में हर क्षेत्र के आंकड़ा तैयार करना, गांव के लोग कौन सा गरीब है, कौन सा अमीर है, कौन सा किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हालात में रहते हैं, ये सब के बारे में आंकड़ा तैयार करना, डेटा तैयार करना क्या कहलाएगा, सांख्यिकी विधि के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्राथमिक मानसिक क्रिया। देखिए प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, ये थ्योरी आपका काफ़ी बेस्ट थ्योरी है। ये थ्योरी बार बार आपको पूछा गया है कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत को परिभाषित करें, या फिर
प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांतों को लिखें। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, तो स्पीयरमैन के सिद्धांत के बाद, किसके बाद, स्पीयरमैन के सिद्धांत के बाद लुईस थर्स्टन ने यह सिद्धांत जारी किया। यानी ये सिद्धांत किसके द्वारा जारी किया गया है, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसके द्वारा, लुईस थर्स्टन। यानी लुईस थर्स्टन इसके क्या प्रस्ताव करने वाले हैं, यानी इसको प्रतिपादित करने वाले हैं, प्रस्तावित किया। तथा इसमें कहा गया कि बुद्धि के अंतर्गत सात प्राथमिक यानी मूल मानसिक योग्यताएं होती है। कितनी होती है, सात प्राथमिक मूल यानी सात प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है जो एक दूसरे की तुलना में स्वतंत्र होकर काम करती है, यानी फ्री होकर के काम करती है, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। कितने प्राथमिक, सात प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, यानी सात बेसिक जो है मेंटल एबिलिटीज अवेलेबल है किसके अंतर्गत, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के अंतर्गत। ये चीज आपको याद रखना है। और लुईस थर्स्टन के बारे में याद रखना है कि ये सिद्धांत के प्रतिपादक थे, इन्होंने ही ये सिद्धांतों को जारी किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सात प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कौन कौन सा है। सबसे पहला जो योग्यता है वह स्मृति, यानी सूचना को पुनः स्मरण करने में शुद्धता, यानी याद करने में शुद्धता। उसके बाद शब्द प्रवाह, यानी लगातार बोलना तथा विनम्र शब्द से बोलना। लगातार शब्द मतलब एक तरह से लगातार बोलते रहना। शब्द प्रवाह का मतलब क्या होता है, आपका बोली कहीं अटक के नहीं, आपका लगातार बोलते रहेंगे तो क्या होगा कि आप बोलेंगे, लगातार बोलेंगे तो आपका शब्द प्रवाह रुकेगा नहीं, यानी ज्यादा होगा। उसके बाद प्रत्याक्षिक गति, देशिक संबंध, संख्यात्मक योग्यताएं, वाचिक बोध और आगमनात्मक तर्कना। ठीक है, ये आपका सात बेसिक है, जो सात बेसिक मानसिक योग्यता है, ये जिसके अंतर्गत जिसके बेस पर क्या दिया गया है, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आर्थर जेनसन ने बुद्धि के एक पदानुक्रमिक, यानी ऑर्डरली, पदानुक्रमिक का मतलब होता है ऑर्डर बाय ऑर्डर, यानी एक के बाद एक। ठीक है, यानी आर्थर जेनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक यानी ऑर्डरली मॉडल जारी किया और कहा कि योग्यता दो स्तरों पर काम करती है। कितना स्तर पर, दो स्तर पर काम करती है। ये देखिए यहाँ जितने भी थ्योरी हैं सारे को हम लोग पढ़े, थ्योरी के अलावा कोई चीज नहीं दिया गया आपका बुक में जो चैप्टर में है, तो उसी चीज को हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो दो जो स्तर होती है किसके अनुसार, आर्थर जेनसन के अनुसार, यानी आर्थर जेनसन के अनुसार बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल जारी किया गया और कहा उन्होंने कि योग्यताएं जो होती है वो दो स्तर पर काम करती है, दो स्तर पर वर्क करती है। फर्स्ट लेवल 1, लेवल 2। ठीक है, यानी प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर। तो लेवल 1 जो है यानी फर्स्ट लेवल, इसमें आगत तथा निर्गत लगभग समान होते हैं, यानी आगत और निर्गत समान होते हैं। आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स में आप पढ़े हैं कि आगत जो होता है, जो फैक्ट्री में यानी उत्पादन में जो यूज किया जाता है कच्चे माल वगैरह, उसको कहते हैं आगत। निर्गत का मतलब होता है जो पक्के माल बन करके निकलता है, उसको कहते थे हम लोग इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में निर्गत कहते हैं। लेकिन यहाँ आपका साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, इसका अर्थ कुछ अलग ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि रट कर किया जाने वाला अधिगम तथा अधिगम का मतलब होता है पढ़ाई तथा स्मृति। ठीक है, आप जितना रटेंगे, यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है कि आप जितना रटेंगे उतना आपको याद होगा, जितना आप रट्टू बढ़ेंगे उतना आपको याद होगा। यानी रट करके कोई भी चीज याद रखा जाता है। हालांकि बात यह आगे चल के मतलब कुछ अगर चीज ऐसे चीज होते हैं, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको आप रटिएगा तो वो याद हो जाएगा। जितना रटेंगे उतना याद होगा, जितना आगत देंगे उतना निर्गत मिलेगा, यानी आगत और निर्गत लगभग समान मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट लेवल 1 प्रथम स्तर। अब द्वितीय स्तर क्या है, यानी सेकंड जो लेवल है लेवल 2, इसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं। उच्च स्तरीय कौशल यानी हाई लेवल का जो कौशल होता है, जो एक तरह से क्षमता होता है, वो होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में बदलता है। ठीक है, आप रटेंगे कम, ज्यादा आपको याद होगा, रटेंगे कम, ज्यादा याद होगा, यानी लेवल 2 की बात की जा रही है। ठीक है, लेवल 2 की आपकी बात की जा रही है कि लेवल 2 में जो होते हैं उच्च स्तरीय कौशल होते हैं, यानी अच्छे कौशल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको निर्गत जो आगत आता है तो वह आगत निर्गत के समान लगभग मिलेगा या फिर लगभग बराबर ही मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर आप थोड़ा सा ही निर्गत करेंगे, थोड़ा सा ही आगत करेंगे तो आपको जो निर्गत मिलेगा यानी वो क्या मिलेगा, प्रभावी निर्गत मिलेगा, यानी एक तरह से स्पेशल निर्गत मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लेवल 2। आगे हम पढ़ेंगे आर्थर जेनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल जारी किया। तो ये भी मॉडल है, ये जो है मॉडल ही है, ये भी क्या है, मॉडल ही है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमको बताया जा रहा है कि बुद्धि संरचना मॉडल यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। यह जो मॉडल है, यह मॉडल जेपी गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया, जिसमें बौद्धिक विशेषताओं को 3 विमाओं में बांटा गया था। ठीक है, तो यहाँ जो है ये भी मॉडल आपको याद रखना है, बुद्धि संरचना मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। किसने प्रस्तावित किया, जेपी गिलफोर्ड ने प्रस्तावित किया था, जिसमें कितने बौद्धिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है, 3 विमाओं में बांटा गया। ठीक है, जिसमें बौद्धिक विशेषताओं को कितने कैटेगरी में, कितने विमा में, कितने डायमेंशन में बांटा गया, 3 विमा में बांटा गया। चलो तीनों विमा को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीनों विमा आपका यहाँ से सामने रखा गया। पहला जो विमा है वह संक्रियाएं है। संक्रियाएं क्या होता है, देखिए इसमें बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आती है, जैसे कि स्मृति, अभिलेखन तो समझते हैं, रिकॉर्ड
अभिलेख आप पढ़े हैं ना, वो क्या कहता है, हिस्ट्री में आप पढ़े हैं अभिलेख के बारे में। तो अभिलेखन का मतलब होता है लिखना, तो ये भी तो होता है एक तरह से संक्रिया, यानी भी एक क्रिया है। तो ये जो क्रिया है बुद्धि के माध्यम से होता है। जितना बुद्धि रहेगा, जिसके पास बुद्धि रहेगा वही ना कुछ लिख सकेगा, वही ना कुछ अभिलेख लिख पाएगा। लिखने का जो काम होता है तो वो चालाक लोग का होता है, बुद्धिमान लोग का होता है। तो इसमें बुद्धि की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें जो होता है क्या होता है कि संक्रियाएं, इसमें बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आती है। और दूसरा जो आपका विमा है, दूसरा विमा है आपका उत्पाद, ठीक है। तो इसका मतलब उस स्वरूप से है जिसमें व्यक्ति सूचनाओं को अलग अलग खंडों में बांटता है, ठीक है। देखिए यहाँ आपका साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उत्पाद यानी उत्पादक का हम लोग जो मतलब पढ़े हैं, इस उत्पाद का हम लोग मीनिंग पढ़े थे अर्थव्यवस्था में प्रोडक्ट, ठीक है, यानी जो बन के निकलता था उत्पादन फैक्ट्री से, उसको कहते थे प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ आपका साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। तो यहाँ उत्पाद का मतलब क्या हो जाए कि वह स्वरूप, वह रूप या फिर वह स्वरूप जिसमें व्यक्ति सूचनाओं को यानी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरी में, यानी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगरी वाइज उसको बांटता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं उत्पाद। ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? बुद्धि संरचना मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब जो तीसरा जो बीमा है, देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि चूंकि इस वर्गीकरण में, देखिए इसमें जो वर्गीकरण की जाती है आपका बुद्धि संरचना मॉडल में, तो इस वर्गीकरण में 6 गुना 5 गुना 6 तो वर्ग बनते हैं। कितना वर्ग? 6 × 6 × 5 × 6 करेंगे तो टोटल वर्ग कितना आएगा? 180 वर्ग आएगा। तो इसलिए इस मॉडल को 180 प्रकोष्ठ होता है, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ बन गया। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इस बुद्धि संरचना मॉडल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है? 180 प्रकोष्ठ होते हैं, कितना? 180 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो आपका ये था। अब पढ़ेंगे हम तीसरा जो मॉडल है, तीसरा जो आपका विमा है, तीसरा डायमेंशन है, वो है आपका विषय वस्तु। तो इसमें व्यक्ति सूचना के स्वरूप पर बौद्धिक क्रियाएं देती है, यानी इसमें व्यक्ति जो होता है सूचना कैसा है, सूचना नहीं है, उसमें क्या होता है अपना बौद्धिक स्तर पर अपना सोच समझ करके एक्टिविटी दर्शाता है, यानी अपने तरफ से अपना क्रिया जारी करता है, ठीक है। तो ये आपका तीन विमा है, यानी किसके अंतर्गत? बुद्धि संरचना मॉडल के अंतर्गत। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमको बताया जा रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए आपका आ गया बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत को हॉवर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया। अब देखिए जो भी सिद्धांत है, ये चीज तो आपका फर्ज बनता है कि जो सिद्धांत को जिन्होंने लागू किया तो उसका नाम के साथ वो सिद्धांत को याद रखना है, और प्लस ये भी थोड़ा याद रखने की कोशिश करना 100% की बुद्धि के अंतर्गत जो सिद्धांत दिया गया, तो वह सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन सा लॉजिक है, ठीक है। हर एक सिद्धांत का लॉजिक अलग अलग है, हर एक सिद्धांत का जो एक तरह से क्राइटेरिया है, जो एक तरह से परिभाषा डेफिनेशन है, वह अलग अलग है। और प्रतिपादित करने वाले यानी उसको सिद्धांत को बनाने वाले, प्रस्तावित करने वाले का नाम भी अलग अलग है। इसलिए आप लोगों को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे फर्स्ट चैप्टर, जो एक तरह से मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, ठीक है। तो इस सिद्धांत को हॉवर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, ठीक है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। क्या होता है कि यह सिद्धांत क्या कह रहा है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। गार्डनर ने यह भी बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करती है, हुए साथ कार्य करती है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ गया आदमी के सामने, व्यक्ति के सामने, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी समस्या है, तो वह समस्या का समाधान करने के लिए बुद्धि जो है, बुद्धि के अंतर्गत अलग अलग बुद्धि जो है आपस में क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं, यानी इंटरएक्शन करते हैं। और वह इंटरएक्शन करते हुए क्या करते हैं कि बुद्धि का समाधान का हल निकाल देते हैं, ठीक है। तो यही मतलब इसी तरह कार्य करती है। ये कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? हॉवर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। तो गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 8 प्रकार बहुबुद्धि। यहाँ देखिए बहु का मतलब क्या होता है? ज्यादा। बहु का मतलब क्या होता है? बहुवचन आप पढ़े होंगे, एक वचन, बहुवचन। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत तो आप समझ गए कि इसमें बहु का मतलब होता है एक से अधिक, तो इसमें एक से अधिक सिद्धांत बुद्धि आएंगे। बहुबुद्धि का मतलब होता है एक से अधिक, तो एक से अधिक इसमें बुद्धि आएंगे, इंटेलिजेंस आएंगे। तो गार्डनर ने टोटल कितना? 8 बुद्धि का वर्णन किया। कितना? यानी गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धियों का वर्णन किया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला जो बुद्धि है वो है आपका तार्किक गणितीय। तार्किक गणित यानी लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि जो होता है, इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में ज्यादा होता है, यानी जिन व्यक्ति में ज्यादा होगा लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, वह तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। यानी ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि हार्ड से हार्ड चीज को यानी ज्यादा से ज्यादा मतलब दृढ़ जो होता है, यानी कठोर से कठोर चीज को सोच सकता है, कठोर से कठोर
बातों को वो सोचेगा, क्रिटिकल सोच होगा, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार की बुद्धि वैज्ञानिकों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं में अधिक पाई जाने की संभावना रहती है, ठीक है। तो क्रिटिकल सोच यानी हार्ड सोच यानी ऊंचा लेवल का सोच किसके अंतर्गत पाया जाता है? वैज्ञानिक के अंतर्गत पाया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो विजेता होते हैं उसके अंतर्गत पाया जाता है, जिसके कारण वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, दिन रात वो लैब में जाते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। तो वो उसका थिंकिंग जो होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल होता है, हाई लेवल का होता है, ठीक है। तो तार्किक गणितीय यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इन लोगों में ज्यादा पाई जाती है, यानी ज्यादा पाई जाने की संभावना रहती है। तो गार्डनर द्वारा पहला बुद्धि हम पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे दूसरा बुद्धि। दूसरा बुद्धि जो है वह भाषागत यानी लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो यह बुद्धि व्यक्ति के विचारों को समझने, भाषा को समझने और अपना विचार प्रकट करने की सशक्त शक्ति प्रदान करता है। जिस व्यक्ति के अंतर्गत भाषागत बुद्धि ज्यादा होगा तो वह अपना बातों को, अपना भाषा को या फिर दूसरे की बातों को, दूसरे की भाषा को अच्छी तरह से समझेंगे, या फिर उनको शक्ति मिल जाएगी, यानी एक तरह से उनको शक्ति मिल जाएगी अपना भाषा से बात करने या फिर भाषा को समझने, अपना विचार को प्रकट करने की एक तरह से उनको पावर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में लिया जा रहा है कि इस प्रकार की बुद्धि लेखकों और कवियों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो भाषागत बुद्धि में लेखक और कवि आते हैं। अगर लेखक और कवि में यह बुद्धि ज्यादा पाया जाता है, तभी ना लेखक लोग क्या करते हैं कि आप किसी भी भाषा में अपना कविता छाप देते हैं, किसी भी भाषा का यूज करके अपना जो पोएम है, कविता है, जो भी है वो उसको एक तरह से स्टोरी है उसको मतलब छाप देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाषागत बुद्धि। लेखकों में भी क्या होता है, लेखक क्या करते हैं कि अलग अलग भाषा में अपना लेख प्रदान करते हैं, अलग अलग भाषा में लेख लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, भाषागत बुद्धि, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार बुद्धि का वो देशिक यानी स्पेशल, ठीक है। तो इस बुद्धि में यानी इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति सामने देखी गई वस्तु का अपने दिमाग में प्रतिरूप बनाने में सक्षम होता है, ठीक है। अगर देशिक बुद्धि जिसके अंतर्गत आएगा तो वह क्या होगा कि सामने इसके जितने भी वस्तु रखा जाए, जितने भी सामान रखा जाए, उनका हूबहू चित्रण कर देगा, उनका हूबहू पिक्चर उठा लेगा, यानी एक तरह से पिक्चर बना के डाल देगा आपके सामने, ठीक है, रख देगा। जैसे कि आपको एग्जांपल, जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। जैसे कि मूर्तिकार, चित्रकार, शल्य चिकित्सा में इस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में पाए जाने की संभावना रहती है। देशिक बुद्धि, मूर्तिकार क्या करता है कि कोई चित्र को देखा, उसी के जैसा हूबहू मूर्ति बना के डाल दिया। चित्रकार क्या करता है, इसका काम क्या हो रहा था कि कोई चित्र को देखेगा, कोई पिक्चर को देखेगा, हूबहू उसी का मतलब क्या कर देगा, कॉपी करके आपके सामने रख देगा बना करके। तो इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति क्या करता है, सामने जो भी वस्तु दिखेगा यानी सामने देखी गई वस्तु का अपने दिमाग में प्रतिरूप बनाने में सक्षम होता है। जब सबसे पहले क्या करेगा चित्रकार, वो चित्र को देखेगा, उसका दिमाग में अपना प्रतिरूप बनाएगा, उस चित्र का दिमाग में अपना दिमाग में क्या बनाएगा, छाया बनाएगा, प्रतिरूप बनाएगा, फिर उस पर अपना पेंटिंग करके आपके सामने रख देगा। तो इस तरह से ये क्या है, देशिक बुद्धि है। देशिक बुद्धि इन लोगों में ज्यादा पाई जाती है, मूर्तिकार, चित्रकार, शल्य चिकित्सा मतलब जो चीरफाड़ करने वाला जो डॉक्टर होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा बुद्धि पर आगे हम पढ़ेंगे प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्टिक बुद्धि, ठीक है। तो इस बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति पर्यावरण के प्राकृतिक दृश्य को अच्छी तरह से समझ पाता है। जिस व्यक्ति के अंतर्गत प्रकृतिवादी बुद्धि ज्यादा होगा तो वह अच्छी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण को यानी नेचुरल एनवायरनमेंट को अच्छा तरह से समझ पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में किसान, शिकारी, पर्यटक, पक्षी विज्ञानी आदि में प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो प्रकृतिवादी बुद्धि किसानों में ज्यादा पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, तो किसान मौसम को देख करके ये आंक लेते हैं कि आज का मौसम जो है कैसा होने वाला है। शिकारी जो है जंगल में जाकर के एक तरह से प्रकृति का माहौल देख करके, प्रकृति का माहौल कैसा होता है, जंगल में जाएंगे तो वहां एक तरह से शेर, भालू वगैरह जो भी होते हैं, जो भी जानवर होते हैं वो क्या है, एक तरह से प्रकृति वाला मतलब क्या करता है कि पर्यावरण जो है प्राकृतिक दृश्य का निर्माण करता है। तो वह प्राकृतिक दृश्य को अच्छी तरह से समझता है कौन, शिकारी। और पर्यटक जो होते हैं, पर्यटक का मतलब जो टूरिज्म होते हैं, पर्यटक यानी टूरिस्ट जो होते हैं, टूरिज्म जो घूमने वाले होते हैं, वो लोग को अच्छी तरह से मौसम के बारे में पता रहता है, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अच्छी तरह से पता रहता है। पक्षी विज्ञानी को भी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अच्छी तरह से पता रहता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि किसान, शिकारी, पर्यटक, पक्षी विज्ञानी आदि में क्या होता है कि प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक मात्रा में, एक्सेस क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रकृतिवादी बुद्धि, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अंतःक्रिया, अंतः व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल बुद्धि, ठीक है। तो ये व्यक्ति, ये क्या होता है, देखिए इस योग्यता इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी कमजोरी और शक्ति का ज्ञान तथा उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करने का एक ऐसा कौशल सम्मिलित है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों से अच्छा संबंध बना सके, तथा अर्थात इसमें अपने बारे में जाना जाता है तथा अपने आप का संबंध दूसरे व्यक्तियों से जोड़ा जाता है। यानी अंतः व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल एक ऐसा मतलब यह है बुद्धि है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप के बारे में जानता है और अपने आप को दूसरे से रिलेटेड करता है, यानी दूसरे से संबंधित करता है, यानी दूसरे से क्या करता है, संबंध जोड़ता है। क्या करता है, दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, संबंध जोड़ता है। अगर आपके अंदर अगर अंतः व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल की जो बुद्धि होती है वो अगर कम होगी तो आप
आप दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं बना पाएंगे, चाहे वो किसी भी रूप से संबंध हो, तो आप दूसरे के व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये हो गया आपका क्या, अंतर व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल बुद्धि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे आपका पढ़ेंगे छठा जो बुद्धि है, यानी 8 प्रकार का बुद्धि का वर्णन किया गया है, तो यानी बहुबुद्धि सिद्धांत में यानी गार्डनर के द्वारा। तो अंतर व्यक्ति पर्सनल यानी अंतर व्यक्ति यानी इंटरपर्सनल यानी एक बुद्धि यानी एक इसको इंटेलिजेंस, तो इसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं तथा व्यवहारों को जानकर उनके साथ मधुर संबंध बनाता है। ठीक है, जैसे कि आप क्या करेंगे, आप अगर दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, दूसरे के प्रॉब्लम को समझेंगे, तो आपके अंतर्गत यहाँ क्या कहा जाए कि अंतर व्यक्तिक जो यानी इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया जा रहा है कि धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता में ऐसा बुद्धि पाया जाता है। कौन, अंतर व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे छठा जो बताया जा रहा है, छठा हमको पता है संगीतात्मक यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीतात्मक बुद्धि, इसके द्वारा व्यक्ति ध्वनियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील का मतलब होता है एक्टिव, यानी संवेदनशील का मतलब क्या होता है, एक्टिव होना। ठीक है, तो क्या होते हैं संगीतात्मक बुद्धि में, क्या होते हैं संगीत की और ध्वनि की ओर ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जिसके अंतर्गत ये बुद्धि पाई जाएगी। आगे हमको बताया जा रहा है आठवां जो प्रकार है, लास्ट प्रकार है शारीरिक गति संवेदी यानी बॉडीली काइनेटिक्स। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से काफी संवेदनशील होते हैं। ठीक है, यानी शारीरिक रूप से शरीर की तरफ से यानी बॉडी का तरफ से काफी एक्टिव होते हैं। बॉडी का तरफ से कोई भी एक्टिंग करने के लिए बोलिए या फिर कोई भी कला को दिखाने के लिए बोलिए, तो वह तुरंत दिखा सकता है, तुरंत अप्लाई मतलब वो फॉर्म पर एक तरह से लोगों को दिखा सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया जा रहा है धावक और नर्तक, यानी जो एक तरह से नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं, धावक जो एक तरह से धावा करते हैं, धावक हो गया, नर्तक हो गया, अभिनेत्री यानी जो हीरोइन हो गया, उसके बाद हीरो हो गया यानी अभिनेता, उसके बाद अभिनेत्री हो गया, खिलाड़ी हो गया। ये सब के अंतर्गत शारीरिक गति संवेदनी बॉडी काइनेटिक्स जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हीरो सब में क्या हो गया कि उनको कोई भी एक्टिंग करने के लिए बोलता है, कोई भी स्टेज में, कोई भी शोज में, वो क्या करते हैं, अच्छा आसानी से वो क्या करते हैं, वो एक्टिंग को दिखा देते हैं अपना बॉडी का, अपना शरीर का इस्तेमाल करके। उसके अंतर्गत क्योंकि उसके अंतर्गत शारीरिक गति संवेदी बुद्धि ज्यादा है। ठीक है, तो टोटल 8 प्रकार का बुद्धि पड़े, 8 प्रकार का बुद्धि को आपको एक तरह से याद रखना है, यानी नाम कम से कम याद रखना। नाम अगर याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको वहां आ ही जाएंगे कि ये बुद्धि के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत होवर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया और इसके अंतर्गत 8 बुद्धियों का वर्णन किया गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमको बताया जाएगा और भी कुछ सिद्धांत है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपको बताया जा रहा है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। ठीक है, जितने भी हम लोग सिद्धांत है, आपका जो है सेकंड जो वीडियो है, ये आपका सेकंड वीडियो सिद्धांत पर ही आधारित है। तो सिद्धांत देते हैं यानी प्रिंसिपल पर, तो बुद्धि का ही सिद्धांत, जो बुद्धि का सिद्धांत है, यहाँ आपका एक स्पेशल सिद्धांत है, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत है। ठीक है, तो ये जो है 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। किसने किया? 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, यानी बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसमें या फिर जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये जो एक तरह से बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत है, इसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति जो होते हैं वह अनुकूलित होते हैं और अपने समाज या और संस्कृति के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए, यदि समाज में कोई भी डिमांड आ रहा है, समाज में कोई भी प्रॉब्लम आ गया, यानी संस्कृति में कोई भी अगर अच्छा है कि इसमें संस्कृति में बदलाव लाया जाए, तो वह क्या करेंगे कि पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करेगा और उन्हें परिवर्तित कर देगा, यानी पर्यावरण के कुछ पक्ष का चयन करके, कुछ एक तरह से स्टेट का चयन करके, सिलेक्शन करके उनको ही क्या कर देगा, चेंज कर देगा, परिवर्तित कर देगा। ठीक है, यह है आपका बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमको बताया जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। त्रिचापीय सिद्धांत तो यहाँ आप समझ गए होंगे, त्रिचापीय सिद्धांत, त्रि का मतलब होता है 3, तो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत हमको कितना प्रकार का बुद्धि पढ़ना है? 3 प्रकार का बुद्धि पढ़ना है। ठीक है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो बुद्धि है घटकीय बुद्धि, दूसरा है अनुभविक बुद्धि और तीसरा आपका सांदर्भिक बुद्धि। ठीक है, तो सांदर्भिक बुद्धि देखिए, पहला जो बुद्धि है यानी कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन करता है। यह भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, घटकीय बुद्धि भी 3 प्रकार का होता है, लेकिन इतना अंदर तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना अंदर तक आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, फिर आपको यहाँ याद रखना 3 प्रकार का बुद्धि, घटकीय बुद्धि। दूसरा जो बुद्धि है अनुभविक बुद्धि यानी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति वर्तमान समस्या को हल करने के लिए पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से इस्तेमाल करता है। क्या करता है? पूर्व अनुभव, यानी जितने भी पास्ट, यानी जो एक तरह से पूर्व जो भी उसके साथ
साथ पहले अनुभव होते हैं, जो भी उनके अंदर जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके यानी क्या करने के लिए, यानी समस्या को हल करने के लिए, यानी वर्तमान समस्या यानी वर्तमान जो प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी रहती है। ठीक है। तीसरा जो बुद्धि है, इसके मदद से व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि या फिर व्यावसायिक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है। इसका नाम एक और पड़ गया, व्यवहारिक बुद्धि या फिर व्यावसायिक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है इसको, सांदर्भिक बुद्धि को। ठीक है। इसके मदद से व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांग से निपटते हैं, यानी पर्यावरण की तरफ से जो भी इसको डिमांड किया जा रहा है, फिर पर्यावरण की तरफ से जो भी इसको बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है प्रकृति की तरफ से, तो वो क्या करते हैं, उससे निपटते हैं, उससे मतलब एक तरह से मतलब उसका सामना करते हैं। ठीक है। तो ये 3 प्रकार का बुद्धि आता है किसके अंतर्गत, त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत। यानी बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्गर ने प्रस्तावित किया और इसके अंतर्गत 3 प्रकार की बुद्धि का हम लोगों ने वर्णन किया। ठीक है। और ये जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने 8 बुद्धि पढ़े, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत होवर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया था और इसके अंतर्गत हम लोगों ने 8 बुद्धि का वर्णन किया और सारे बुद्धि सिंपल बुद्धि है और सारे चीज को आप लोगों को याद रखने की कोशिश करना है। ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा बुद्धि संरचना मॉडल। ठीक है। यानी बुद्धि संरचना मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इसको जो प्रस्तावित किया था जेपी गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था और इसमें 3 विमाओं का वर्णन किया गया। ठीक है। तो बुद्धि संरचना मॉडल में 3 विमा, संक्रियाएं, उत्पाद, उसके बाद विषय वस्तु का वर्णन किया गया। आगे हम पढ़ते इससे पहले कि आर्थर जेनसन के द्वारा, यानी आर्थर जेनसन ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक यानी ऑर्डरली मॉडल जारी किया और इस मॉडल के अंतर्गत लेवल फर्स्ट आता है, लेवल 2 आता है। लेवल फर्स्ट में आगत निर्गत लगभग समान और लेवल 2 में निर्गत जो होता है, आगत जो होता है वो निर्गत को प्रभावी बना देता है, यानी निर्गत को प्रभावी में बदल देता है। ठीक है। ये आर्थर जेनसन ने बुद्धि का जो मॉडल दिया था पदानुक्रमिक, ये हम पढ़े। ठीक है। इससे पहले हम लोग प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इसके अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं आती है। 7 हम लोग आपको यहां बता दिया गया, 7 आपको याद रखना। ठीक है। ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, लुईस थर्स्टन ने। किसने, लुईस थर्स्टन ने ये सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सांख्यिकी विधि यानी विशिष्ट कारक और सामान्य कारक यानी द्विकारक के सिद्धांत, यानी द्विकारक 2 फैक्टर थ्योरी। इसको यह सिद्धांत 1927 में चार्ल्स एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रस्तावित किया गया था और यह सिद्धांत कारक विश्लेषण जो है पर आधारित है और इसके अंतर्गत सामान्य कारक यानी एस फैक्टर और जी फैक्टर आते हैं। तो सामान्य कारक क्या होता है ये भी आपको बता दिया गया, विशिष्ट कारक क्या होता है स्पेसिफिक फैक्टर, उसके बाद सांख्यिकी विधि क्या होता है ये भी आपको बता दिया गया आपका 2 फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है। तो ये आपका था द्विकारक सिद्धांत। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक कारक सिद्धांत। ठीक है। यानी 1 फैक्टर थ्योरी, तो 1 फैक्टर थ्योरी भी आपको बता दिया गया। 1 फैक्टर थ्योरी काफी सिंपल थ्योरी है। उसके बाद आप लोगों को बताया गया था कि बुद्धि के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस को 2 संवर्गों में बांटा गया है। पहला जो संवर्ग है सूचना प्रक्रमण उपागम, दूसरा संवर्ग है मनोमितिक उपागम। ठीक है। ये तो सेकंड वीडियो था और थर्ड वीडियो में जो है थोड़ा सा आपका थ्योरी बचा हुआ। ठीक है। यानी थर्ड वीडियो में आपका 3 से 4 ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पेज होगा, तो वो आपका पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। यानी थर्ड वीडियो में पूरा चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो ये सेकंड वीडियो था और आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और वीडियो को जाकर के देख लीजिए और एक तरह से पूरा तरह से कवर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, पहला चैप्टर काफी एक तरह से यूनिक चैप्टर है और इसी की चैप्टर के अंतर्गत से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारा थ्योरी जो है, जितने भी थ्योरी आते हैं तो इसी से ज्यादा चांस बनता है पूछे जाने के। ठीक है। यानी प्रिंसिपल जितने भी हैं, आपका जितना बेसिक प्रिंसिपल है इस वीडियो में आपका क्लियर हो गया, पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को एक तरह से लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।